हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मिलेट्स का। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि फ्रॉम टाइम टू टाइम हम इनके बारे में, मिलेट्स के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि कुछ ना कुछ क्या डेवलपमेंट्स हो रही है इस क्रॉप के बारे में। काफ़ी सारी डेवलपमेंट चल रही है, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ साल पहले ईयर ऑफ मिलेट्स ऑर्गेनाइज कराया था, उसे डिक्लेयर करा था। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंसिस्टेंस पे एक रेजोल्यूशन पास करा गया था, यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली ने अडॉप्ट करा था टू डिक्लेयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को। तो इस बैकग्राउंड में हम देखते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स में एंड एग्रीकल्चर के कंटेक्स में बात करते हैं, तो मिलेट्स का हम टॉपिक हमेशा डिस्कस करते हैं। विदाउट मेंशनिंग मिलेट्स, विदाउट डिस्कसिंग मिलेट्स, ये टॉपिक सारे आपके इनकम्प्लीट रहेंगे। सो अगेन, अभी भी कुछ डेवलपमेंट हुई है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर नहीं, बट एज आई सेड कि काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो उन डेवलपमेंट्स के बैकग्राउंड में ही मैंने सोचा कि एक बार इसका एक ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर करा जाए। सो आई विल बी कवरिंग इन 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। जो भी डायमेंशंस हैं, मिलेट्स क्या हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या लिए, वो सारे कवर करूंगा, बट इन द कंसाइज मैनर एंड इन द कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ मिलेट्स। तो अभी हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुई है। दिसंबर 2021 यानी कि दिसंबर 2021 में नीति आयोग ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन करा है विद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसके साथ नीति आयोग ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन करी है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार यूपीएससी एग्रीमेंट्स के कंटेक्स में भी एक क्वेश्चन पूछ सकती है, एंड दे कैन बी वेरी स्पेसिफिक। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट यूपीएससी, इनफैक्ट इवन स्टेट एग्जामिनेशंस आई वुड से। तो कभी का डिटेल में जाके पूछ लेते हैं कि नीति आयोग ने ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किसके साथ साइन करा है, या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने किसके साथ साइन करा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, या फिर नीति आयोग किसके साथ करा है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। ठीक है, यहाँ पे एक एमसीक्यू बन सकता है। द पार्टनरशिप फोकसेस ऑन मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स के बार बार ज्यादा कहा जाता है कि राइस हो गया, वीट हो गया, उसकी कंजम्पशन तो ज्यादा है, पर उसके साथ काफी इश्यूज भी हैं, वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं ये। और हमारी यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को, आपका जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको डाइवर्सिफाई भी करना है, तो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स भी हमको चाहिए। तो इस वजह से मिलेट्स के ऊपर फोकस करने की बात चली जा रही है। दिस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट फोकसेस ऑन स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन बिटवीन नीति आयोग एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन द क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड एनहांस्ड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो मैंने वही बात करी थी, एक होती है फूड सिक्योरिटी और दूसरा होता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी होता है आपको सिर्फ खाने के लिए कुछ मिल रहा है, बट काफ़ी सारा फूड ऐसा भी होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ना हो, या फिर जंक फूड भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रिशन है पर लिमिटेड लेवल पे है। तो हमारी जो फूड बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए टू इंश्योर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अगेन, इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन फूड सिक्योरिटी, देन डू मेंशन इट कि वी डोंट ओनली नीड फूड सिक्योरिटी, वी ऑल्सो नीड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एज वेल एज क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज का भी काफी लिंक है। काफी लोग कहते हैं कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर हम फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, वो भी आपके क्लाइमेट चेंज को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, और एक उसको भी इम्पैक्ट करता है, और दूसरा है क्लाइमेट चेंज भी एग्रीकल्चर को आपका इम्पैक्ट करता है। सो इट्स अ टू वे थिंग। क्लाइमेट चेंज आपका एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है क्योंकि रेनफॉल वगैरह कम हो रही है, पर एग्रीकल्चर की जो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है वो भी क्लाइमेट चेंज लीड करती है। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में भी आपका मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से साइन करा गया है आपका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, ये जो एग्रीमेंट है, ये जो साइन करा गया है, ये जो कोलैबोरेशन है, ये पार्टनरशिप 4 फेजेस में अचीव करी जाएगी। 4 फेजेस आर देयर। तो उसके मैं 4 फेजेस के बारे में भी आपको बता देता हूँ। फेज 1 फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ बेस्ट प्रैक्टिस कंपेंडियम अराउंड मिलेट मेन स्ट्रीमिंग एंड अ स्केल अप स्ट्रैटेजी। तो पहली बात तो ये जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड है, अफ्रीकन कंट्रीज में है, इंडिया में है, या फिर इंडिया की बाकी सारी स्टेट्स में है, तो कौन सी स्टेट्स ने मिलेट की प्रोडक्शन में सक्सेस अचीव करी है, उसके बारे में एक बेस्ट प्रैक्टिसेस की कंपाइलेशन होगी। एंड देन एक स्केल अप स्ट्रैटेजी कि जो भी आपके, मैं आपका जैसा होता है कि पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं किसी लेवल पे, किसी छोटी से एरिया में, वहां पे मिलेट्स की प्रोडक्शन को आपका प्रैक्टिस करा गया एंड वो सक्सेसफुल रहा, अब उसे स्केल अप कैसे करना है। तो वो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इनको स्केल अप कैसे करना है, वो आपकी फेज 1 में मेंशन करा जाएगा। फेज 2 क्या है? सपोर्ट स्केल अप ऑफ मिलेट मेन स्ट्रीमिंग थ्रू
नॉलेज शेयरिंग एंड इंटेंस एंगेजमेंट विद सिलेक्ट स्टेट्स। तो वही है, इसमें तो सिर्फ लिस्ट आउट करना है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को लिस्ट आउट करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है कि किस तरीके से हम उसको स्केल अप करें। सेकेंड फेज में इंप्लीमेंटेशन आ जाता है, सपोर्ट स्केल अप ऑफ मिलेट मीन स्ट्रीमिंग। और किस तरीके से करेगा, नॉलेज शेयरिंग होगा कि जो बाकी आपके जो फार्मर्स है जिन्होंने प्रैक्टिस करी है वो दूसरे फार्मर्स के साथ अपनी प्रैक्टिस शेयर करेंगे, स्टेट्स के बीच में इंटरेक्शन होगी, कोलैबोरेशन होगी। तो इस तरीके से आपका फेज 2 में उसको इंप्लीमेंटेशन करा जाएगा, जो स्केल अप स्ट्रैटेजी है। फेज 3, लेवरेज इंडियाज एक्सपर्टीज टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज फॉर मिलेट मेन स्ट्रीमिंग। तो पहली बात तो ये होगा कि अभी फेज 2 में क्या हो रहा था, एक स्टेट दूसरी स्टेट को सपोर्ट करेगी, और इस तरीके से एनविसेज करा जा रहा है कि ओवरऑल सारी स्टेट्स में आपके मिलेट की प्रोडक्शन जो भी आपकी स्टेट्स है वहां पे एनहांस हो जाएगी। और उसके बाद जब ओवरऑल इंडिया मिलेट्स की प्रोडक्शन में आपका वर्ल्ड लीडर बन जाएगा, तो उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें वहां पे इंडिया गाइड करेगा। तो ये फेज 3 है, दैट इज लेवरेजिंग इंडियाज एक्सपर्टीज टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज फॉर मिलेट मीन स्ट्रीमिंग। फेज 4 में क्या है, वर्किंग ऑन बिल्डिंग कैपेसिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट एंड अडेप्टिव लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस। तो क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में भी ये आपका इंपॉर्टेंट है कि इसको और स्केल अप करने का, जैसे आपकी मैस्लो की हायरार्की होती है ना कि बेसिक नीड सेटिस्फाई करने के बाद आपका होता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, तो ये काइंड ऑफ आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली चीज है। दैट इज वर्किंग ऑन बिल्डिंग कैपेसिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट एंड अडेप्टिव लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस, ये आपका है। अब हम बात करते हैं मिलेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी, ये फेजेस जो मैंने आपको बताए थे, कि ये एक्चुअली ये नहीं है कि इस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि एमसीक्यूज आ जाएगा, हो सकता है आ भी जाए फेजेस के बारे में, पर साथ में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है याद करने के लिए, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बताया कि अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट शुड बी इंडिया स्ट्रैटेजी, अगले साल आ सकता है, मैंने बताया था 2023 में तो ये ईयर ऑफ मिलेट्स है ही, तो आने वाले साल में हो सकता है इस साल के मेंस में आ जाए 2021 के। तो आने वाले टाइम में जब भी इंडिया की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो आप ये लिखना कि नीति आयोग एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर ये एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी है। तो इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे तो इंडिया, ना कि सिर्फ इंडिया में फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बट ओवरऑल वर्ल्ड में भी, डेवलपिंग कंट्रीज में जो बाकी सारी कंट्रीज है उसमें भी इंश्योर करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था कंटेक्स्ट मेरा, या फिर कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट। मैंने आपको बताया कि क्यों हम इस टॉपिक को डिस्कस करें। अब हम ओवरऑल मिलेट्स के ऊपर जाते हैं, अगेन इन अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कि मिलेट्स होती क्या है। सो मिलेट्स आर अ ग्रुप ऑफ, एक तरीके से आप अगर मैं दिखाऊं तो ये वेराइटीज देख लीजिए, ये आपकी होती हैं। इमेज के थोड़े पिक्सल्स आपके फट गए हैं, पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपकी होती है, रागी होती है, जवार हो गया आपका, सोरगम हो गया, ये सब हो गया आपके, तो ये आपके मिलेट्स होते हैं। ठीक है, तो मिलेट्स क्या है, दीज आर ग्रुप ऑफ हाईली वेरिएबल, वेरिएबल इसमें हाईली वेरिएबल मतलब इसमें काफी सारी वेराइटीज होती है, स्मॉल सीडेड ग्रासेस। ठीक है, सो दीज आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस, दे आर वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज सीरियल क्रॉप्स। जो आपके सीरियल्स होते हैं, जैसे हम आपके वैसे राइस के बारे में बात करते हैं और आपकी वीट के बारे में बात करते हैं, ये भी उस उन्हीं तरीके से वो सीरियल्स के अंदर आते हैं। तो ये भी इनके अंदर भी जो स्मॉल सीडेड ग्रास होती है, इनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो सीरियल्स होते हैं। सो सीरियल क्रॉप्स और ग्रेन्स फॉर फॉडर एंड ह्यूमन फूड। So these are highly variable small seeded grass and these are grown around the world as cereal crops as well as grains for fodder and human food. They have high nutritive value and are termed as nutri cereals. तो ये कहा जाता है कि सीरियल्स तो है बट इनमें न्यूट्रिशन लेवल काफी होता है, कोर्स ग्रेन्स के अंदर जैसे आते हैं ये, तो इनके अंदर न्यूट्रिशन लेवल काफी ज्यादा होता है हाई, तो इस वजह से इन्हें न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ कहते हैं कि चलो इक्वलेंट है, पर काफी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनके अंदर न्यूट्रिशन लेवल काफी ज्यादा आती है। मोस्ट स्पीशीज जनरली रेफर टू एज मिलेट्स बिलोंग टू द ट्राइब पेनिकिए, बट सम मिलेट्स आल्सो बिलोंग टू वेरियस अदर टैक्सा। तो अगर हम बिल्कुल आपकी प्लांट्स की साइंटिफिक कैटेगराइजेशन में जाएं, आपकी क्रॉप्स की कैटेगराइजेशन में जाएं, सो ये आपके जो टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें तो पेनिके को मेनली बिलोंग करते हैं, बट बाकी सारे जो टैक्सास हैं, टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, उसको भी बिलोंग करते हैं। बट अगर पूछे तो मोस्ट स्पीशीज जनरली बिलोंग रेफर टू एज मिलेट्स बिलोंग टू विच टैक्सा, तो इसमें आपका आंसर है पेनिके। ठीक है, PANICEAE, तो इसको बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी बेसिक डिस्क्रिप्शन के बारे में। थोड़ा बहुत तो मैंने आपको आइडिया दिया है। तो जैसे मैंने बताया था, जनरली मिलेट्स आर स्मॉल ग्रेन एनुअल
वार्म वेदर सीरियल्स बिलोंगिंग टू द ग्रास फैमिली। तो पहली बात तो स्मॉल ग्रेन होते हैं, एनुअली राउंड द ईयर आपको ग्रो करा जा सकता है। वार्म वेदर सीरियल्स बिलोंगिंग टू द कौन सी फैमिली? ग्रास फैमिली। स्मॉल ग्रेन मैंने आपको बताया था, स्मॉल सीडेड ग्रासेस, तो आपकी ये आ गया स्मॉल ग्रेन। दे आर हाईली टॉलरेंट ऑफ ड्रॉट एंड अदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड हैव अ सिमिलर न्यूट्रिएंट कंटेंट टू अदर मेजर सीरियल्स। तो इनकी दो चीजें हैं, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं इनका न्यूट्रिशन लेवल थोड़ा सेम है, कुछ कहते हैं ज्यादा है, इस वजह से इनको न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। पर जो मेन एस्पेक्ट है इसका, ये ड्रॉट रेजिलिएंट एज वेल एज अदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होगी, कोल्ड होगी, हीट हो गई, हीट वेव हो गई, कोल्ड वेव हो गई, तो उसमें आपका ये टॉलरेट कर सकते हैं, ये कोर्स ग्रेन्स होती हैं आपकी, और ये ड्रॉट रेजिलिएंट है। तो यानी कि अगर पानी की स्केर्सिटी होती है तो उस कंटेक्स में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में जैसे कहते हैं कि पानी की शॉर्टेज होने वाली है, कुछ जगह पे तो पानी अभी है भी नहीं, काफी अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ जगह का, तो उन केसेस में मिलेट्स का फ्यूचर में बहुत ज्यादा रोल है। तो इस कंटेक्स में क्योंकि ग्राउंड वाटर की शॉर्टेज होती है, तो अगर इसी कंटेक्स में कभी वाटर स्केसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में आप ये जरूर मेंशन करना कि ड्रॉट रेजिलिएंट क्रॉप्स होगी जैसे मिलेट्स होगी, उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, एक ऐसी होती है, स्मॉल सीडेड ग्रासेस होती हैं, ड्रॉट रेजिलिएंट होती हैं, न्यूट्रिशन लेवल का इनका इक्वलेंट और मोर होता है, इस वजह से न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कहाँ पे ये ग्रो करी जाती है, कहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दे आर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, सेमी एरिड का मतलब हो गया कि आपका डेजर्ट टाइप कंडीशंस तो हैं पर सेमी, ठीक है। तो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, स्पेशली इन इंडिया, माली, नाइजीरिया एंड नाइगर, विद 97% ऑफ मिलेट प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो कभी कभार अगर क्वेश्चन आ जाए कि डेवलपिंग कंट्रीज में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अगर क्वेश्चन आए, तो उसमें मेंशन करना मिलेट्स का बहुत ज्यादा रोल है। तो ये मेजर हब है आपके इंडिया, माली, नाइजीरिया एंड नाइगर। और किस तरीके की आपको कंडीशन चाहिए, अगर कंट्रीज की जगह आपका ये आए कि किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एरिया होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में। द क्रॉप इज फेवर्ड ड्यू टू इट्स प्रोडक्टिविटी एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन अंडर ड्राई हाई टेम्परेचर कंडीशंस। तो पहली बात तो ये प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा हाई है इस क्रॉप की, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है, तो यानी कि ज्यादा टाइम नहीं लेते, ज्यादा नखरे नहीं है इस क्रॉप को कि मुझे बहुत ज्यादा पैम्परिंग चाहिए, मैं थोड़े टाइम में आपकी वहां पे ग्रो हो जाऊंगी। एंड मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड ड्रॉट रेजिलिएंट है, तो आपका ड्राई हाई टेम्परेचर कंडीशंस में भी ग्रो करी जा सकती हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। इसी वजह से सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में, डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे ये सब शॉर्टेज है, आपकी वाटर शॉर्टेज वगैरह होगी, तो ये मिलेट्स यहाँ पे ग्रो करी जाती है। अब हम वेराइटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत सारी वेराइटीज हैं इसकी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो कुछ हैं, और भी बहुत ज्यादा है, पर कुछ जो सबसे ज्यादा फेमस है वेराइटी, जो इंडिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है द मोस्ट वाइडली ग्रोन मिलेट इज पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट है। अब ये तो इसका अंग्रेजी नाम हो गया, इंग्लिश नाम हो गया। अब हिंदी में इसका घर का नाम क्या है, रामू शामू जैसे होता है, तो हिंदी में इसको बाजरा कहते हैं, ठीक है। बाजरे की जैसे खिचड़ी आप लोगों ने बाजरे की रोटी होती है, तो बाजरा हो गया। इट इज ऑल्सो नोन एज सजे इन कन्नड़ा एंड कंबू इन तमिल। तो हो सकता है आपको पर्ल मिलेट ना सुना हो, पर आपने बाजरे का नाम सुना हो या फिर खाया भी होगा आपने। सो ये सबसे कॉमन है, बाजरा हो गया, कंबू या फिर सज्जे, और पर्ल मिलेट, ये एक ही नाम है। तो पर्ल मिलेट सबसे कॉमन है। साथ में कुछ और टाइप के मिलेट्स हैं, जैसे हो गया फिंगर मिलेट विच इज ऑल्सो नोन एज रागी, ये भी काफी आजकल प्रोमिनेंस आ रही है इसकी। प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, सोरगम विच इज ऑल्सो नोन एज जवार या फिर जोवर, बानयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट। सो ये भी आपके अलग अलग स्पीशीज हैं, आपके फिंगर मिलेट, क्रोसो, फॉक्सटेल, सोरगम, बानयार्ड, कोडो। तो ये भी आपके मिलेट्स हैं। फिंगर मिलेट आपका रागी कहा जाता है, सोरगम आपका ज्वार कहा जाता है, और पर्ल मिलेट आपका बाजरा कहा जाता है। हो सकता है एक तरीके से इस पे 2 MCQ बन सकते हैं, यहाँ पे आप इसके इंग्लिश नाम दे दें और यहाँ पे आप इसके इंडियन लोकल नेम्स, तो वो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है आपके। और दूसरा हो गया, ये सिर्फ ये मेंशन कर दें कि बानयार्ड या फिर कोडो हो गया या फिर फिंगर हो गया या फिर फॉक्सटेल हो गया, ये किसके वैरायटी हैं, मिलेट्स के हैं, राइस के हैं, आपके व्हीट के हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा आप। वैरायटीज की बात हो गई, तो ये मैंने आपको बताया था वैरायटीज है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात कर ले, तो इसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है। इट हैज बीन कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस फॉर अबाउट 5000 and 7000 ईयर्स अगो, और
इट प्लेड अ मेजर रोल इन मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड फार्मिंग सोसाइटी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस रहा है। ये मैंने इसलिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताया बिकॉज दे हैव आल्सो बीन मेंशन्ड इन सम ऑफ द यजुर्वेदा। आपको पता है जब आपके 4 वेद होते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद आपका होता है, तो यजुर्वेदा टेक्स्ट में फॉक्सटेल मिलेट के बारे में इट इज मेंशन्ड एज प्रियंगु। बार्नयार्ड मिलेट के बारे में मैंने आपको बताया था अनु, एंड ब्लैक फिंगर मिलेट श्यामका। सो ये मिलेट कल्टिवेशन ये यजुर्वेदा टेक्स्ट में भी मेंशन करा हुआ है। तो दिस शोज दैट मिलेट कल्टिवेशन वाज हैपनिंग अराउंड 1200 बीसी इन इंडिया। तो उस टाइम पे भी यजुर्वेदा टेक्स्ट में यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से वेद में मिलेट कल्टीवेशन के बारे में मेंशन करा हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी मेंशन करा हुआ है। तो ये तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं अभी के टाइम पे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे। तो 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व करा था ईयर ऑफ मिलेट, तो अगेन टू प्रमोट फोकस ऑन टू गिव फोकस टू मिलेट प्रोडक्शन। एंड 2018 में तो ऑब्जर्व करा था, पर इंडिया ने कहा कि नेशनल लेवल पे नहीं, इस चीज को इंटरनेशनल लेवल पे भी आके लेके जाना चाहिए। सो यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन एक पुट करा और वो पास हुआ। एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, तो उसने एक रेजोल्यूशन पास करा विच वॉज इनिशिएटेड बाय इंडिया फॉर डिक्लेयरिंग 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आपका अगर क्वेश्चन आए कि 2022, 23, 24, 25 कब है, तो करेक्ट आंसर आपका 2023। तो उसमें भी वही है आपका क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का हो गया। तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको ध्यान रखनी, दो चीजें, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एज वेल एज क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। तो क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर का मतलब है कि क्लाइमेट जैसा भी हो, आपकी मॉनसून आ रहा है या फिर ड्रॉट आ रहा है, आपका मिलेट्स आपकी ग्रो होती रहेंगी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स क्या लिए मिलेट प्रोडक्शन के लिए, काफी सारे स्टेप्स लिए, उसके बारे में मेंशन कर देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्री सीरियल्स मिलेट्स इन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। पहले आपका वीट और राइस पे फोकस था, अब लेकिन आपका मिलेट्स पे भी आ गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिलेट मिशंस इन वेरियस स्टेट्स। Government has also increased from time to time MSP, minimum support price of millets. Through the Department of Food and Public Distribution, state governments are allowed to procure jawar, bajra, maize and ragi from farmers at MSP. तो ये भी चीज आगे आपके होगी कि MSP के अंदर इंक्लूड करा गया है एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इसका MSP इंक्रीज भी करा गया है। तो मिलेट मिशन आपके स्टेट में स्टैब्लिश करे गए हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आपका न्यूट्री सीरियल्स को इंक्लूड कर दिया और MSP के अंदर भी कर दिया है। तो ये तो चीज हो गई। अब हम एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेते हैं और वो है आपका IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की फैमिली के अंदर आता है। आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। तो IIMR उसके अंदर ऑपरेट करता है, ठीक है। सो इट इज एन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंगेज इन बेसिक एंड स्ट्रैटेजिक रिसर्च ऑन सोरगम, जो मैंने आपको बताया था ज्वार होता है आपका, इसलिए मैंने आपको देशी और विदेशी नाम, देशी और विदेशी नाम दोनों मैंने आपको बता दिए थे। तो सोरगम एंड अदर मिलेट्स पे फोकस करता है। इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना। टू बी स्पेसिफिक, इट इज लोकेटेड एट राजेंद्र नगर इन हैदराबाद। राजेंद्र नगर की एक लोकेलिटी है इन हैदराबाद विच इज पार्ट ऑफ तेलंगाना, तो वहां पे लोकेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपका दिल्ली में है, तेलंगाना में है, विशाखापट्टनम में है, राजस्थान में है, लगेगा मिलेट्स के चक्कर में तो शायद लगेगा, पर करेक्ट आंसर आपका हैदराबाद लगेगा। एंड इट वाज फाउंडेड इन 1958 अंडर द प्रोजेक्ट ऑन इंटेंसिफाइड रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स। तो एक आपका प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट ऑन इंटेंसिफाइड रिसर्च ऑन कॉटन, क्योंकि पार्टीशन के बाद आपकी कॉटन की जो लैंड थी काफी आपकी पाकिस्तान की तरफ चली गई थी, तो कॉटन और जूट की आपकी बांग्लादेश की तरफ चली गई थी। कॉटन, ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स, पिरकॉम। तो इसके अंदर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका एस्टैब्लिश करा गया था 1958 में, जो ICAR के अंदर है, और इसका हेडक्वार्टर आपका राजेंद्र नगर इन हैदराबाद विच इज इन तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर मिलेट्स के बारे में, जिसके बारे आपको बताया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एज वेल एज नीति आयोग के बीच में जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आपकी साइन करी गई है, फिर उसके 4 फेजेस बताए, मिलेट्स के बारे में बताया क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या उसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias।
हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, फेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। कोई भी क्वेरी है देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। सो फ्रेंड्स, दिस दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।